Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the Scholar Science College. बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास एनर्जी, आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एनर्जी क्या है। बेटा एनर्जी को हम कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर कोई भी बॉडी वर्क करने की एबिलिटी रखती है दैट्स बॉडी हैज सम एनर्जी। कि अगर कोई भी बॉडी वर्क करने की कैपेबिलिटी है, मतलब वो काम कर सकती है, तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी तो वो बॉडी काम कर सकती है। बेटा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अगर व्हीकल है और उसमें फ्यूल ना हो आपके पास, तो क्या व्हीकल को आप चला सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो फ्यूल क्या चीज प्रोवाइड कर रही है व्हीकल को? द फ्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी। अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो व्हीकल वर्क कर सकती है। तो अगर आपके पास गाड़ी में फ्यूल ना हो, दैट्स मीन कि उस व्हीकल में वर्क करने की एबिलिटी नहीं है, सो दैट व्हीकल कैंट मूव। लेकिन अगर आप उसमें फ्यूल डालते हैं, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? वो बेटा अब वर्क परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, ये तो हमारे पास एनर्जी की डेफिनेशन थी। बेटा एनर्जी के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को अब हम नंबर वाइज एक्सप्लेन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बेटा सबसे पहले आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि अगर कोई बॉडी बेटा मूव कर रही है तो उस मोशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी है? वो काइनेटिक एनर्जी है। लेट्स सपोज बेटा अगर आपके पास ये कोई स्टिक वगैरह है और कोई बॉल यहां पर पड़ी हुई है, रेस्ट पर है, तो ये बॉल इस स्टिक को मूव नहीं कर सकती, इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये इसको मूव कर सके। लेकिन अगर आपके पास एक और बॉल हो और वो यहां से किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आए और वो इसको हिट करेगा, तो इसको मूव करने की टेंडेंसी उस बॉडी में होगी। तो ये बॉडी में एनर्जी कहां से आई? ये इसकी मोशन की वजह से, कि इसने इस वेलोसिटी के साथ आया और यहां से इसने इस बॉडी को हिट किया। तो ये एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी है। कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बेटा जितनी भी मूव करने वाली बॉडीज हैं, ऑल मूविंग बॉडीज हैव काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं उन सब बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, दूसरी बात कि एनर्जी जो है ये हमेशा कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को बाय सम मीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, खुद से आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, और ना ही अगर आप चाहते हैं कि आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय करें तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। ये जो एनर्जी में कन्वर्जन का फैक्टर है, यहां पर आपको वर्क डन करना पड़ता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे जो हैंड और आर्म है, इनकी मस्कुलर पावर लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 100 जूल है। 100 जूल है, मैं अपने हैंड्स को रब करता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव डन 20 जूल ऑफ वर्क, 20 जूल ऑफ वर्क। तो क्या ये 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है ये मैंने वेस्ट कर दी, मैंने डिस्ट्रॉय कर दी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अब मेरे पास जो एनर्जी है दैट इज 80 जूल। तो 20 जूल जो एनर्जी है वो कहां गई? बेटा 20 जूल जब मैंने हैंड रब किए तो हीट एनर्जी की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है, और उसने ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी ने सिर्फ अपना स्टेट चेंज किया, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो एनर्जी को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जस्ट आप उसकी स्टेट को चेंज करते हैं। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ चेंज है, यहां पर आपको वर्क करना पड़ता है कि एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वर्क डन का होना बहुत जरूरी है, कि यहां पर वर्क डन है। तो वर्क डन इज नॉट द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, इट इज जस्ट द कन्वर्जेशन फैक्टर, कि ये जस्ट आपके एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अब इस काइनेटिक एनर्जी के लिए हम बेटा यहां पर एक बॉडी लेट करते हैं। हम कहते हैं कि जी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मास m है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है, ये रेस्ट पर है। जब रेस्ट पर है तो इसमें किसी किस्म की एनर्जी जो है वो नहीं है, नो काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब हम क्या करते हैं जी? अब हम इस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हम इस बॉडी पर क्या कर रहे हैं? इस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जब इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा,
और लेट सपोज ये इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और लेट सपोज उसको हम v लेट कर लेते हैं कि भाई इसने v वेलोसिटी यहां पर अटेन कर ली, और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है इसको हम d कहते हैं कि इसने इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। अब बेटा वर्क का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, तो वर्क किसके बराबर है जी? वर्क हमारे पास है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहां पर अगर हम देखें तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर cos 0 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए हम cos वाले फैक्टर को यहां से रिमूव कर देंगे। तो यहां पर जो हमारे पास W की वैल्यू बनेगा वर्क डन का, वो हमारे पास है F इंटू डी। अब हमने यहां पर दो वैल्यूज देखनी है, एक F की और एक F की वैल्यू देख लेते हैं कि भाई F की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो F की वैल्यू बेटा किस चीज के बराबर है? दैट इज इक्वल टू ma। तो अगर इस इक्वेशन में दोबारा मैं यूज करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा? ma इंटू डी। ठीक है बेटा। अब यहां पर मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है जी? 2ad दैट इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहां से बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय 2d, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कुछ बनेगी m, बेटा यहां से बनेगी vf की वैल्यू मैं पुट करता हूं, vf की वैल्यू क्या है? v माइनस vi की वैल्यू क्या है? 0, इन दोनों का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2d, और इस फॉर्मूले का भी d यहां पर आ रहा है। ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या होगा जी? यहां पर डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। तो इस बॉडी पर आपने कितना वर्क परफॉर्म किया? इस बॉडी पर आपने हाफ mv स्क्वायर का वर्क जो है वो परफॉर्म किया। अब जितना आपने इस पर वर्क परफॉर्म किया इतना ही इसमें क्या हुआ? इतनी इसमें एनर्जी आई। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन दिस बॉडी, कि हमने इस बॉडी पर जितना वर्क किया उतनी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर हुई। तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैथमेटिकल टर्म है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ये क्या है जी? ये काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके नाउ बेटा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इस चीज को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। मोमेंटम का फॉर्मूला है जी मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू है। तो यहां से अगर हम पहले वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो p बाई एम, m की वैल्यू देखें तो ये p बाई v, ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इनको पुट करूंगा। आप यहां से देखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और v की जगह पर अब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? p डिवाइड बाई m होल स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बनेगी हाफ mp स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। स्क्वायर के साथ m कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की एक और रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। और अगर हम देखें तो यहां पर मास और 2 ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। ठीक है बेटा। मोमेंटम जो कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर मोमेंटम का स्केयर है, तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सेम वेक्टर्स का तो आंसर उनका स्केयर आता है, उनके स्केलर का स्क्वायर आता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्केयर, ये वैल्यू हमारे पास आती है। बेटा नेक्स्ट ये वाली वैल्यू देखें, अगर हम m की वैल्यू पुट करें तो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक और वैल्यू बनेगी, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट करें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह पर अब वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या है? p डिवाइड बाय v इंटू वी स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बेटा हाफ p इंटू वी।
ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक और वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। इस तरह से तीन वैल्यूज हमने काइनेटिक एनर्जी की देखी कि हाफ mv² p² डिवाइड बाई 2m और हाफ pv, ये हमारे पास इसकी थर्ड वैल्यूज है। ये तीन वैल्यूज हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर किसी बॉडी की जो एनर्जी है, अगर उसको हम उसके पोजीशन के अकॉर्डिंगली देखें तो वो क्या है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टोर्ड फॉर्म की एनर्जी, जो एनर्जी आपने स्टोर की हुई है, वो क्या है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेट्स सपोज एग्जांपल है बेटा, बॉल अगर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा हुआ है तो इट कैन नॉट डू एनी वर्क, ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसी बॉल को किसी सर्टेन हाइट पर लेकर आते हैं, तो अगर आप इसको अब यहां से अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं तो दिस बॉल कैन डू लॉट ऑफ वर्क, ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। और जितना आप इसको फील्ड में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जितना आप इसको ज्यादा हाइट पर लेके जाएंगे, इतना ये ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आपने प्रेस करके रखा हुआ है, तो जब आप उसको रिलीज करेंगे तो वो स्प्रिंग बाउंस बैक करेगा। इसी मतलब स्प्रिंग के टॉप पर अगर आप ने कोई चीज रखी, कोई बॉल वगैरह आपने रखी है, तो अगर स्प्रिंग रिलैक्स्ड फॉर्म में है तो वो उस बॉल को पुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उस स्प्रिंग को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद अगर आप उस स्प्रिंग को रिलीज कर देंगे तो वो उस बॉल को पुश करने की एबिलिटी रखता है। तो ये क्या हुआ, ये ड्यू टू इट्स पोजीशन स्टोर्ड फॉर्म की जो एनर्जी है, ये हमारे पास कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, अब इसमें हमारे पास पहली आती है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इनकी भी जरा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सर्टेन हाइट, कि जब आप किसी भी बॉडी को जमीन की सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से या कोई भी रेफरेंस सरफेस हो, उस सरफेस से अगर आप उसको ऊपर लेके जाते हैं, यहां पर चूंकि हम ग्रेविटेशनल की बात करें तो इसलिए हम अर्थ सरफेस को रेफरेंस ले रहे हैं, तो अर्थ सरफेस से अगर आप बॉडी को जितना भी ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट वुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेट करते हैं कि अगर ये आपके पास लेट सपोज जी ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपके पास कोई बॉडी जिसका मास m है वो पड़ी हुई है, आप इस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आप इस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद आप इसको किसी हाइट तक ले आए, जो कि ये हाइट, इसको हम h का नाम देंगे कि ये हाइट h है। आपने क्या किया, आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद आप इस बॉडी को सर्टेन हाइट तक ले गए। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस बॉडी पर वर्क परफॉर्म किया, तो ये वर्क इसमें स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी वुड बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज आपने इस मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में उसके रेफरेंस पॉइंट से हायर आपने मूव करवाया, तो यहां पर ये क्या हो गई, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब हम यहां पर भी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि हमने वर्क कितना किया, वर्क जी हमने किया F × D। तो यहां पर जो फोर्स लगाएंगे, बेटा याद रखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी फील्ड में जब आप किसी बॉडी को मूव करते हैं तो वो फील्ड उस बॉडी पर जितनी फोर्स लगा रही है आपने उतनी ही फोर्स उस पर लगानी है ताकि आप उसको अपवर्ड मूव कर सकें। अगर आप किसी भी फील्ड में उस बॉडी पर उस फील्ड से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का उसमें चांस आता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अब इस बॉडी का जो वेट है वो किसके बराबर है, वो mg के बराबर है। तो आपने इस बॉडी पर जो इसका फोर्स है वो वेट के बराबर लगाना होगा। तो फोर्स आपकी किसके बराबर होगी, वेट के बराबर, और वो किसके बराबर है बेटा, वो mg के बराबर है। और डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस आप देखें जी, इसने हाइट h जो है वो ट्रेवल की। तो अगर हम यहां पर वर्क की बात करते हैं बेटा, जो cos थीटा वाला फैक्टर है वो देखें, फोर्स भी आपकी उस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी उस तरफ है, तो वो वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो यहां पर फोर्स आपने कितनी लगाई, mg, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, h, आपकी हाइट जो है वो ट्रेवल हुई। तो इतना आपने वर्क किया और इतनी ही एनर्जी इस बॉडी में स्टोर होगी। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, इसका फार्मूला बनेगा आपके पास mgh। जितना भी आप किसी भी बॉडी पर वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उतनी ही उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है। तो ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बेटा mgh के बराबर आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज है।
ठीक है। तो यहां पर हमने स्प्रिंग की एग्जांपल ली है कि बेटा ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रेच, अभी ये रिलैक्स फॉर्म में है, यहां पर इसमें किसी किस्म की कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, जैसे मैस है, इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड नहीं है। आप इस पर फोर्स लगाते हैं, आप इस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद आपने इसको कंप्रेस किया, आपने इसको इस पॉइंट तक आप इसको लेकर आए, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो आपने इस पर फोर्स लगाई, जितनी आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे इतना ही आपका मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ये हुक्स लॉ है, यहां पर हम नेगेटिव साइन को नहीं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यहां पर kx की वैल्यू आएगी, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को जो है वो शो करता है। तो ये तो आप फोर्स की वैल्यू इतनी आप लगा रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर बेटा फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वेरिएबल है। मतलब फोर्स देखें, जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपने इनिशियली फोर्स 0 है, आप आहिस्ता आहिस्ता फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जितना ये स्प्रिंग आपका प्रेस होगा इतनी आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहां पर तो कांस्टेंट फोर्स है एक सर्टेन हाइट तक, आप बॉडी पर एक किस्म की फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी किसी हाइट तक रेस हो रही है। लेकिन यहां पर क्या है, जब आप बॉडी को प्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फोर्स इंक्रीज करनी पड़ती है। यहां पर जो वर्ड है ना, दैट इज ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, फोर्स को आपको चेंज करना पड़ता है। तो फिर यहां पर हम फोर्स की एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, फोर्स के एवरेज वैल्यू की, कि भाई कितनी एवरेज वैल्यू से कितनी है। तो इनिशियली फोर्स 0 थी और फाइनल फोर्स हमारे पास कितनी है जी, F, इसको हम लेट करते हैं डिवाइड बाय 2, तो एवरेज जो फोर्स है, फोर्स एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू हाफ F, ये आपके पास एवरेज फोर्स की वैल्यू आएगी। और जब हम देखते हैं कि हमने इस बॉडी पर कितना वर्क किया, तो बेटा वर्क किसके बराबर है जी, वर्क है F और D के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर अब फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, बेटा फोर्स की वैल्यू क्या हमारे पास, हाफ F, यहां पर एवरेज फोर्स आएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा, x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। अब हम यहां से F की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो बेटा ये हमारे पास बन जाता है हाफ kx, और ये भी x है तो x का स्क्वायर। तो इतना वर्क आपने इस बॉडी पर किया। अब ये वर्क क्या हुआ, ये वर्क इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। तो हम यहां कह सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जितना एनर्जी है वो हमारे पास के बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना आपने स्प्रिंग को प्रेस किया है या कितना आपने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है। तो ये बेटा हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। बेटा ये हमारे पास फील्ड्स में होती हैं, इलास्टिक फील्ड भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, इसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। देखिए बेटा अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और इसी तरह आपके पास ये एक नेगेटिव प्लेट है, तो बेटा इसके दरमियान आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो अगर आप कोई प्लस चार्ज लेते हैं तो प्लस चार्ज अगर आप उसको अपवर्ड मूव करवाएंगे, अगेंस्ट द फील्ड अगर आप इसको मूव करवाएंगे तो इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी, ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर एक बात याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और बॉडी की स्टेबिलिटी, इनका आपस में इनवर्स का रिलेशनशिप है। कैसे, एक बॉडी में जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी ही वो बॉडी ज्यादा अनस्टेबल होगी। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक बॉल है और वो ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी है तो बेटा वो स्टेबल है, लेकिन अगर आप उसको किसी हाइट तक लेकर आ रहे हैं तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। उसको जितना आप हाइट पर लेके जाएंगे इतनी ज्यादा उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। सिमिलरली ये जो स्प्रिंग है, इसको आप जितना ज्यादा प्रेस करेंगे, इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना क्या होगा, उतना ये स्टेबिलिटी से दूर जाता जाएगा। और जितना अगर आप उसको छोड़ दें, फोर्स खत्म कर दें, ये जब रिलैक्स फॉर्म में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसने लॉस कर दी, तो अब ये बॉडी क्या है, ये ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। तो याद रखिएगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है इतनी स्टेबिलिटी कम होती है, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होगी या जीरो होगी इतनी बॉडी आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। अच्छा बेटा यहां पर एक छोटा सा एक प्रूफ देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर किसी बॉडी की मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हों, अगर ये दो बॉडीज इन दोनों की वैल्यूज न्यूमेरिकली इक्वल हों, तो आपने ये फाइंड करना है कि इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा है, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। मोमेंटम की वैल्यू है mv और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर।
तो बेटा mm से कट जाएगा और v स्क्वायर v से कट जाएगा, यहां पर आपके पास 1 रह जाएगा, दैट वुड बी हाफ v। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपके पास तब आती है जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपके पास न्यूमेरिकली जो है अगर वो, बेटा आपने देखा कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पर न्यूमेरिकली मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है। अब इस टॉपिक में बेटा हम आते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो एनर्जी का बेटा अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट, तो बेटा वो है हमारे पास जाउल। अब जाउल को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, जाउल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा वो कि 1 जाउल वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, बेटा यहां पर याद रखिएगा 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। कि अगर आप किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर के डिस्टेंस जो है इसको ट्रेवल करती है, तो बेटा आपके पास 1 जाउल का वर्क परफॉर्म होता है, या आप 1 जाउल की एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं। तो जाउल किसके बराबर आता है, जाउल हमारे पास आता है न्यूटन मीटर के बराबर। इसी तरह बेटा इसका एक और यूनिट है जो कि हम न्यूक्लियर फेज पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम मूव्स अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर आपके पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज इतना होता है, अगर वो फील्ड में 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है, तो जो एनर्जी में चेंज आती है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कितनी होती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है बेटा, ये है 1.6 × 10⁻⁹ जाउल। ऐसे यूनिट के साथ इसका रिलेशन जो है दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ जाउल। बेटा जाउल हमारे पास ऐसा यूनिट है जो कि हम मैक्रो बॉडीज के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम न्यूक्लियर फेज वगैरह में यूज करते हैं। इसके बाद बेटा एक और यूनिट आता है हमारे पास दैट इज किलोवाट आवर। ये क्या है जी, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं घरों में बेटा, तो उसका जो बिल हम देते हैं वो बेसिकली किलोवाट आवर के हिसाब से। किलोवाट आवर इज द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 1 किलोवाट आवर जो है बेटा ये किसके बराबर है, ये 3.6 मेगा जाउल के बराबर है। कि 3.6 मेगा जाउल की एनर्जी जब आप यूज करते हैं, इसका मतलब कि आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बाद बेटा एक और यूनिट है हमारे पास, ये थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है हमारे पास, कैलोरी। तो कैलोरी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर हम बेटा वाटर है हमारे पास 1 ग्राम है, अगर हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस करना है, तो हम जो उसको हीट देंगे, जो उसको एनर्जी देंगे, दैट वुड बी 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी किसके बराबर था बेटा, 4.1868 जाउल के बराबर होता है। तो बेटा ये आज का सारा टॉपिक था एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें हमने एनर्जी को डिस्कस किया। एनर्जी के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी, काइनेटिक एनर्जी, और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन किया। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी और में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब को जो है वो डिस्कस किया। तो आप इस लेक्चर को गौर से सुने और होपफुली कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप उस पर खुद भी गौर कीजिएगा और ये आप क्यूरी सेशन में भी डिस्कस कीजिएगा कि आपके पास बेटा 2 बॉडीज हैं, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की इक्वल है। तो आपने ये बताना है कि मोमेंटम किस बॉडी का ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपने देख लेना है और इसको आप लेक्चर को प्रॉपर्ली सुने, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।